सो हाय एवरीवन, दिस इज मी ऋत्विक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो फाइनली बिटसैट के एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। आई एम श्योर आप सबकी रिवीजन अच्छे से हो रही होगी। तो आज के इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पूरा डिटेल डिस्कशन अपन कर लेंगे कि केमिस्ट्री के जो जो टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट्स ऑफ टॉपिक्स हैं जिनको हमें रिवीजन में एक बार गो थ्रू करना है। एट द सेम टाइम कौन सी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, तो उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे अपन केमिस्ट्री के लिए। तो आई होप आप सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले चर्चा अपन कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या हमें कवर करना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपके बोर मॉडल ऑफ एन एटम के काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यार एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं। अब एनर्जी में भी आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबके फॉर्मूलाज वगैरह याद होने चाहिए। तो कुछ एक वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, वो प्रैक्टिस कर लो तो ये आपका कवर हो जाएगा। एंड एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए बोर मॉडल ऑफ एन एटम के, वो भी पढ़ लेना, उनको भी गो थ्रू कर लेना। ठीक है। इसके बाद एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये आपका फिजिक्स में भी आएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको अच्छे से कवर करना है, इसको नहीं छोड़ना है, चाहे बिटसैट हो चाहे जेईई मेन हो। पास्ट ईयर्स में देखा गया कि इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो जो अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ है इसके बाद, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इसके भी न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। कुछ एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कवर करना है। इसके अलावा एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का भी आता है कि आपसे ऐसे पूछ लेगा कि यार कितनी लाइंस मिलेंगी इस ट्रांजिशन में, या फिर आपसे पूछ लेगा जो ये ट्रांजिशन है तो इसमें जो लाइंस मिलेंगी वो विजिबल रीजन में मिलेंगी, वो यूवी रीजन में मिलेंगी, वो इंफ्रारेड में मिलेंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए। और कितनी लाइंस मिलेंगी आपसे ये भी पूछ सकता है। तो कुछ एक वेराइटी इसके अंदर भी है, जो आपकी सीरीज़ है, बार्मा सीरीज़, पास्टन सीरीज़, वो सब आपको पता होनी चाहिए। तो इन सब टॉपिक्स को एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप अच्छे से कवर कर लेना, तो आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद अपन मूव ऑन करते हैं पीरियोडिक टेबल पे। तो पीरियोडिक टेबल में क्या है, पीरियोडिक टेबल में आपके जितने भी ट्रेंड्स हैं ये आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है पीरियोडिक टेबल। एंड मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ, जितने भी ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में सारे आपको पता होने चाहिए। एट द सेम टाइम ट्रेंड्स के अलावा जो एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे एक्सेप्शंस तो पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारे हैं, बट जो एनसीईआरटी में लिखे हैं वो एटलीस्ट हमें आने चाहिए। इतना तो इंश्योर कर लो कि यार एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखा है एक्सेप्शन, और अब वो आपको नहीं पता है तो थोड़ी गड़बड़ है। तो एक बार एनसीईआरटी को जितने भी एक्सेप्शंस पीरियोडिक टेबल में है वो एक बार गो थ्रू कर लेना। एंड जितने भी ट्रेंड्स हैं, आपका मेटेलिक नेचर का किधर किस डायरेक्शन में बढ़ता है, नॉन मेटेलिक नेचर, या फिर आपका आयनाइजेशन, एंथैल्पी के, एटॉमिक रेडियस, इन जितने भी ट्रेंड्स हैं ये सारे, इन सबको एक बार देख लेना। एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, तो ये सारे ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इनको अच्छे से गो थ्रू करना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ क्या होता है, जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे देखा गया पास्ट ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं पीरियोडिक टेबल से, और आते हैं। मतलब ये डायरेक्ट होता है कि मतलब अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो टिक। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके चैप्टर्स को इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अच्छे से इस बार गो थ्रू कर लेना, और क्वेश्चन पूछते हैं तो सही हो जाएगा आपका अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक। तो अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कंसेप्ट्स भी बहुत सारे हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, वो आपके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अंदर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, आपसे बॉन्ड एंगल कंपेयर करवा लेगा, ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा, या फिर आपसे हाइब्रिडाइजेशन की जगह ज्योमेट्री, शेप, ये सब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये आपको आने चाहिए। इसके अलावा अपना एक फिजेंस रूल आ जाता है। फिजेंस रूल में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कि कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड्स में आ जाता है, तो फिजेंस रूल से वो एक्सप्लेन होता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस हो, चाहे बिटसैट हो, सब एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। तो आपको एनर्जी डायग्राम आना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 है या ग्रेटर देन 14 है तो आपको वो डिफरेंस पता होना चाहिए। एसपी मिक्सिंग क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ये बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अपन को अच्छे से कवर करना है, एंड इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन्हें देखना है। आपका कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो है ये अपना पैरामैग्नेटिक है कि नहीं, ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है कि नहीं, तो किस तरह से एक्सप्लेन होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको अच्छे से कर लेना। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी अपन को गो थ्रू करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन जिन में देखी जाती है और किस तरह से उनको एक्सप्लेन करते हैं ट्रेंड को, तो वो अपन को गो थ्रू करना है। तो उसको एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से कवर कर लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट को कवर हो जाएगा।
इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग में अपना सॉल्युबिलिटी के कंपैरिजंस भी करवा सकता है। जैसे आपको मान लो कंपाउंड दे दिया कि यार AgCl, AgBr, AgI और अपना AgF में सॉल्युबिलिटी बताओ किसकी ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में जनरली, एंड आई होप आप सबने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। तो देख लेना एक बार, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना, आपका केमिकल बॉन्डिंग कवर हो जाएगा। तो यार अब अपन मूव ऑन करते हैं गैसीय स्टेट में। तो गैसीय स्टेट में क्या रहता है, तो गैसीय स्टेट में सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन है, तो उसके तो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही है। एट द सेम टाइम रियल गैस के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं, देखा गया। आपको पता होना चाहिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, Z वर्सेस P ग्राफ की आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। तो गैसीय स्टेट में रियल गैस के जो क्वेश्चंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे डिफरेंट है आइडियल गैस से, आपको ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड पे भी देखा गया, काफ़ी बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है, अपना UMP हो गया, या फिर URMS हो गया, या फिर अपना U एवरेज हो गया। तो इन सब का आपको पता होना चाहिए रिलेशन क्या रहता है। ठीक है, अब अपन मूव ऑन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में जैसे अपने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपसे वर्क डन कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स करवा लेगा। तो आपको पता होना चाहिए क्लियरली कि यार आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है। ऐसे ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपसे एंट्रोपी कैलकुलेशन के सवाल करा लेगा। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी अच्छे पूछ सकता है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड, तो उनको अपन को अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा एक कार्नोट इंजन का कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि यार एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कब होता है। तो कार्नोट इंजन पे बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो कुछ एक वैरायटी है, तो उनको प्रैक्टिस करनी है अपन को अच्छे से। उनके न्यूमेरिकल्स एक बार देख के जाना बिटसेट से पहले, रिवीजन में अपना ले लेना उनको। ठीक है, तो कार्नोट इंजन के हो गए। इसके अलावा अपना जो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, उसके अंदर आपसे जैसे आपसे लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन करवा लेगा। आपको पता होना चाहिए कि बॉर्न हेबर साइकिल से कैसे निकालते हैं, आपसे एंथैल्पी चेंज आपसे हेस लॉ की मदद से किस तरह से निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो आपको मान लो थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा रिएक्शन दे देगा, बोलेगा किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है ये बताओ, या ये किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। तो इस तरह से वो क्वेश्चंस आपको घुमा के पूछ सकता है। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अगर आपने NCERT एक बार इसकी पढ़ी है तो मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इतना कर लेना थर्मोडायनेमिक्स में। बाकी ये फिजिक्स में भी आपका कवर हो जाता है, तो वो एक रिवीजन हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो इसके बाद अपन मूव ऑन करते हैं अपना सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में आपको सारे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए, FCC, HCP वगैरह ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपसे डिफेक्ट्स पे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि यार मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट की क्या इफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, या फिर अपना फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट पे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कंसेप्चुअल वाले। और इसके अलावा आपसे मान लो रेडियस कैलकुलेट करा लेगा एटम का। आपको वॉइड्स के अंदर डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए, जैसे अपना टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, तो इनके डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। तो सॉलिड स्टेट में मोर और लेस यही है। तो इसके बाद अपन मूव ऑन करते हैं सॉल्यूशंस पे। तो सॉल्यूशंस में अपना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा हो जाता है, अपना राउल्स लॉ हो जाता है। अब राउल्स लॉ आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन में क्या रहता है, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ये सब क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो अपना ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये सॉल्यूशंस में मेन है, मतलब इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको अच्छे से कवर कर लेना अपन। ठीक है, तो यार इसके बाद अपन मूव ऑन करते हैं एस ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मोस्टली आपको NCERT को गो थ्रू करना है। और मैं अगर एस ब्लॉक की बात करूं तो आपको एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए जितनी भी NCERT में मेंशन है। इसके अलावा आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको जैसे मान लो रिएक्शन दे दिया कि कौन सा मेटल कार्बोनेट मतलब डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग पे, तो आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा, आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप की रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की भी अपन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी रिएक्शंस एटलीस्ट NCERT में जितने मेंशन्ड है उनको अपन को कवर कर लेना है, चाहे आप उनको लिख के देख लो या आपने कभी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, एक पेज पे लिखा होगा, तो वहाँ से एक बार उसको वापस से रिवाइज कर लेना अच्छे से, ताकि अपन को एग्जाम के दिन पे याद रहे कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो इस ब्लॉक में ये था। और इसके अलावा इस ब्लॉक में अपना ये सोडियम थायोसल्फेट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपसे केमिकल फॉर्मूला दे देगा और कॉमनली यूज नेम दे देगा, आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछ लेगा या केमिकल फॉर्मूला देके कॉमनली यूज नेम पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है।
तो इस ब्लॉक में मेनली यही है, प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। केमिकल रिएक्शन देके आपको केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जैसे डिकम्पोज कौन करता है हीट करने पे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस। तो मेनली यही है। बाकी एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लेना और जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको कर लेना कवर, तो इस ब्लॉक की हो जाएगी। इसके अलावा हाइड्रोजन में भी सेम ही है ये। कुछ एक बातें हैं जो हाइड्रोजन में कॉमनली पूछी जाती हैं, जैसे लास्ट में एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अपना हार्डनेस ऑफ वाटर रिलेटेड है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर पे आपसे कैलकुलेशन भी करा सकता है, एट द सेम टाइम कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस। तो उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है, एनसीईआरटी से। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अपने बन जाते हैं वो अपने इलेक्ट्रोलाइसिस बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यार लैम्डा इक्विवेलेंट या फिर अपना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, लैम्डा एम या फिर मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। इसके अलावा आपके कोलरॉस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस अपने बन जाते हैं, है ना। तो ये आपको अपन को इस पे इसकी एप्लीकेशन अपन को आनी चाहिए, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स अपन को सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो अपना नर्न्स्ट इक्वेशन है उसको आपको आना चाहिए कि आपको एनोड की रिएक्शन अलग से लिखनी होगी, कैथोड की लिखनी होगी और फिर सॉल्व करके अपन को ईएमएफ ऑफ सेल निकालना होगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को अपन को बिट साइज देने से पहले रिवीजन में कवर कर लेना है कि आप एक दो क्वेश्चंस इसके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है वो अपन सॉल्व कर लें, ताकि अपन को पता रहे किस तरह से सॉल्व करना है। तो एक तो यही बात रही। इसके अलावा एनसीईआरटी में आप देखोगे लास्ट में एक सेल का थोड़ा सा डिस्कशन दिया हुआ है, उस डिस्कशन को एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना, एक बार सारे पॉइंट्स कवर कर लेना, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर तैयार हो जाएगा अच्छे से एंड यू वुड बी गुड टू गो। नाउ कमिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो अपने रेट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ रेट और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट में क्या डिस्टिंक्शन है, तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें, ठीक है। इसके अलावा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। तो ऑर्डर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस, एट द सेम टाइम हाफ लाइफ कैलकुलेशन वो भी आपको आना चाहिए। एक थोड़ा रेडियो एक्टिविटी का भी थोड़ा डिस्कशन रहता है इसमें, तो रेडियो एक्टिविटी के जो क्वेश्चंस हैं इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी आपको आनी चाहिए। थोड़ा फिजिक्स में भी ये शायद इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो उस पार्ट को भी आप गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है अपनी, कौन सी, अरेनियस इक्वेशन, जो क्या बताती है टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पे। तो अरेनियस इक्वेशन की आपको एप्लीकेशन अच्छे से आनी चाहिए, तो इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और इस पर वो घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा एनसीईआरटी में आपको कैटलिस्ट और इनहिबिटर का थोड़ा डिस्कशन दिया हुआ है एंड लास्ट में एक कोलिजन थ्योरी दिया हुआ है केमिकल रिएक्शंस की, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, एक ही पैराग्राफ है, तो आपका केमिकल काइनेटिक्स ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यार मैं पी ब्लॉक अपना पी ब्लॉक की बात करूँ तो जितने भी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सबके लिए यही है। आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं वो अच्छे से देखने हैं। होता क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में अपन को बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है, ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छा टाइम दिया जाता है, बट अगर मैं बात करूँ बिटसेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में है वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यार एक आध ऐसा रिएक्शन वो पूछ दे जो शायद आपको लगे कि यार मैंने देखा हुआ नहीं है, बट जनरली बिटसेट में जो एनसीईआरटी में बात है वही पूछता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे रिएक्शंस को मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में पढ़ा दिए जाते हैं, अगर आप उनसे कंफ्यूज हो रहे हो तो एटलीस्ट इतना मेक श्योर कर लो कि यार मैं जो एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शंस हैं वो एटलीस्ट मुझे आते हैं। जैसे अपने पी ब्लॉक में अपने फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स वगैरह और उसके रिएक्शन जितने दिए हुए हैं, अपने बोरॉन सिलिकॉन रिलेटेड कंपाउंड्स वगैरह, तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो एनसीईआरटी में चीज़ें मेंशन हैं उनको ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अच्छे से कवर कर लेना। बिटसेट पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होगा। हो सकता है कि यार वो एक दो क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ दे, लेकिन हमें फोकस करना है कि यार हमारा स्कोर किससे मैक्सिमाइज हो रहा है। तो जो एटलीस्ट एनसीईआरटी में है एट द मोमेंट जो हम कर सकते हैं उसे कवर करेंगे। बाकी अननेसेसरी स्टफ तो बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है, तो ठीक है, अगर आपको कुछ बातें याद रहती हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं है तो एटलीस्ट इतना मेक श्योर कर लो कि यार एनसीईआरटी में जो जो दिया है उसको एक बार वापस से मैं रिवाइज कर लेता हूँ अपने एग्जाम में बिटसेट देने से पहले। गाइस रही बात अपना मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शंस की, उस पर यार न्यूमेरिकल्स अच्छे आते हैं और उनमें कैलकुलेशन भी अच्छी खासी रहती है, तो उसकी थोड़ी हाथ से प्रैक्टिस कर लेना अगर आपको बाई चांस कैलकुलेटर वगैरह की ज़्यादा आदत रहती हो तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना खुद से। बाकी उसमें तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं और वो पूरे ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री का बेस ही है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार। मतलब आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभी तक ऑलमोस्ट मतलब अब तो बहुत ज़्यादा टाइम अपने पास नहीं बचा है, ठीक है। बाकी जो भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं एक बार उनको देख लेना, आपका वो कवर हो जाएगा, उसमें मेरे को नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत आएगी। कमिंग टू मेटलर्जी, मेटलर्जी में बेसिकली आपके नेम्स ऑफ फोर्स और उनके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ही हैं, तो इन सबको आपको मेरे तो जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में ऐसे चार्ट वगैरह बने रहते थे, तो वो याद करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अगर आपको कहीं से वो मिल जाते हैं तो आप उनको गो थ्रू कर लेना। बाकी एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी हुई हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से रिलेटेड मेटल के,
वो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो मेटलर्जी को एक बार एनसीईआरटी से ही कवर कर लेना, जितने भी रिएक्शंस वगैरह हैं वो आपको आने चाहिए, तो उनको एक बार लिख के देख लेना। जितना भी आपके पास शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं उनमें एक बार गो थ्रू कर लेना वापस से, जो भी रिएक्शंस वगैरह हैं, तो मेटलर्जी आपका मोरलेस कवर हो जाएगा। सो ऑल्सो गाइज, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड पूरा डिटेल डिस्कशन चाहिए, डिटेल एनालिसिस चाहिए, कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, तो उसको एक बार आप देख लेना एंड आपकी उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आई एम श्योर। सो उसको वहाँ से कवर कर लेना एंड जो भी सब टॉपिक्स हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेना वापस अपना बिटसैट देने से पहले, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा। तो यार मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, काफ़ी भारी भरकम टॉपिक है। तो इसके लिए मैं तो आप सबको यही एडवाइस करूँगा कि यार इंस्टीट्यूट के नोट्स एक बार वापस से रिवीजन करते टाइम देख लेना अलॉन्ग विद एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं एंड आपको पता होना चाहिए कि यार ये सीएफटी से कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वीबीटी से कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अपना डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक है कि नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो कलर रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और ये अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक और आपका इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आइसोमेरिज्म रिलेटेड भी रहते हैं, तो आपको वो भी क्लियर होना चाहिए। तो ये सब कुछ एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी नोट्स को भी एक बार वापस से देख लेना, आई एम श्योर आपका कवर हो जाए। ऑल्सो गाइज, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, इन सबको एक बार एनसीईआरटी से, जो भी बाकी चैप्टर्स बचे हैं इनको एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेना, दैट वुड बी मोर देन एनफ फॉर बिटसैट 2021, है ना। तो जितने भी मेन पॉइंट्स आपने या शॉर्ट नोट्स वगैरह दिए हुए होंगे उनको एक बार रिवाइज कर लेना उस इन चैप्टर से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इनमें मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा बनते हैं, डायरेक्ट सवाल आएगा तो आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। आई होप आप सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, चंगा फिर।